गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरजगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर डायनामिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेंट्रल ऑर्बिट्स केंद्रीय कक्ष का अध्ययन कर रहे हैं और अपने यह भी जानते हैं कि जितने भी ग्रह हैं हमारे वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, या जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसी के ऊपर बेस्ड ग्रहों की गति के लिए आज मैं केपलर्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताना चाहूँगा। तो इसमें 3 नियम हैं। सबसे पहले कि सूर्य के सभी ग्रह दीर्घवृत्त में घूमते हैं, कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और जो उनका केंद्रीय कक्ष होता है वो एक दीर्घवृत्त होता है और सूर्य उसकी नाभि होता है। जो सूर्य है उसको हम फोकस मानते हैं। जैसे मैंने सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ाते हुए आपको ये कहा कि जब कोई कण किसी केंद्रीय त्वरण के अधीन किसी वक्र में गतिमान होता है तो उस केंद्रीय कक्ष में एक ध्रुव होता है। तो आपने उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन वक्र के भी निकाली थी और जो वक्र आता था वो अलग अलग करवाते थे। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जितने भी ये ग्रह हैं ये दीर्घवृत्त में घूमते हैं, यानी कि जो सेंट्रल ऑर्बिट बनेगा, अगर ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहा है, सूर्य उसकी नाभि है और जो केंद्रीय कक्ष बनेगा वो एक दीर्घवृत्त होगा। द ऑर्बिट्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स ऑफ सन इज एन एलिप्स एंड सन इज इट्स फोकस। दूसरी है आपके पास सूर्य से ग्रह तक खींची गई ध्रुवांतर रेखाओं की गति द्वारा ग्रह क्षेत्र में रचित क्षेत्रफल समान रूप में समान होता है, समान समय में समान होता है। तो हमने वहाँ पर भी एरियल वेलोसिटी सिद्ध की थी कि एरियल वेलोसिटी क्या होती है, वह सदैव कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर भी उसी बात को कहा गया कि सूर्य के नाभि सूर्य से ग्रह तक खींची गई तो वो क्या होगी, ध्रुवांतर रेखा। तो जैसे जैसे वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा तो क्या होगा, आपके पास एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन बनेगा। तो उसने कहा है कि समान समय में समान क्षेत्रफल रचित होता है। तो क्योंकि हम वहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं कि जो एरियल वेलोसिटी क्षेत्रीय वेग होता है वो सदैव समान होता है, तो उसी से ये चीज़ कही गई है कि सूर्य से ग्रह तक खींची गई ध्रुवांतर रेखाओं की गति द्वारा ग्रह कक्ष यानी केंद्रीय कक्ष में रचित क्षेत्रफल समान समय में समान होता है। द रेडियस वेक्टर बिटवीन सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, दैट इज रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया इज कांस्टेंट बिकॉज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर एरियल वेलोसिटी सेम है तो इसलिए एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन भी सेम होगा। तीसरी चीज, प्रत्येक ग्रह के अवृत काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। कि जब वह एक पूरा वक्र पूरा करेगा तो क्या है, जितना उसमें समय लगता है उसको अपने कहते हैं टाइम पीरियड या अवृत काल या पीरियोडिक टाइम। तो उसने कहा है कि अवृत काल का वर्ग यानी कि टी स्क्वायर दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, क्योंकि दीर्घवृत्त का क्या होता है 2a, तो उसका अर्थ दीर्घ अक्ष कितना हो गया a, तो a का क्यूब। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है। तो द स्क्वायर ऑफ पीरियोडिक टाइम फॉर एवरी प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। और इसके क्योंकि मैंने वहाँ पर फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू ए रेज़ टू पावर 3/2 स्क्वेयरिंग किया गया। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू ए क्यूब। 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, म्यू भी कॉन्स्टेंट, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो ये जो 3 नियम हैं, इन 3 नियमों को हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर के ग्रहों की गति के नियम बोला जाता है। अब मैं एक न्यूमेरिकल लेना चाहूँगा इसी के ऊपर बेस्ड। एक ग्रह सूर्य को नाभि मानकर किसी दीर्घवृत्त में गमन कर रहा है। ये सूर्य नाभि है, जो ग्रह है वो दीर्घवृत्त में, केंद्रीय कक्ष जो है वो दीर्घवृत्त है। सिद्ध कीजिए सूर्य से दूर उसका वेग अधिकतम होगा, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी जब ग्रह पर खींची गई ध्रुवांतर रेखा उसकी पथ के दीर्घाक्ष के लंब होगी।
when the radius vector to the planet is at right angle to the major axis of the path. मेजर एक्सिस कौन सा होता है? ए से ए डैश, 2a वाला, कि जब वह उसके लंब होगी तब उसका वेग अधिकतम होगी। और उस वेग को आपने सिद्ध करना है कि 2 पाई ए ई अपॉन टी इंटू रूट 1 माइनस ई स्क्वेयर, जहाँ 2a दीर्घाक्ष है, ई एक्सेंट्रिसिटी है और टी परिक्रमण काल है। तो इसे सिद्ध करने के लिए, क्योंकि अपने को दे रखा है जो कण है वो किस में गतिमान है, एक दीर्घवृत्त में गतिमान है, तो दीर्घवृत्त की इक्वेशन होती है L अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो माइनस L अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ई साइन थीटा। तो यहाँ से डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ गई एच ई अपॉन एल इंटू साइन थीटा। अब उसने क्या कहा कि जो वेग है वो कब है? मैक्सिमम है जब जो ध्रुवांतर है वो दीर्घ अक्ष के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब जो वेग है वो मेजर एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री, क्योंकि जो उसका वेग है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए हमने लिखा सिंस द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, क्योंकि वेग अधिकतम है। तो डी आर बाई डी टी भी क्या होगा? अधिकतम होगा। तो डी आर बाई डी टी एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 आपने कैलकुलेट किया, तो ऊपर वाली इक्वेशन में साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसलिए डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू एच ई अपॉन एल। आपने ये पहले सिद्ध किया हुआ है कि एच का मान क्या होता है? रूट म्यू एल, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ई रूट म्यू अपॉन अन रूट एल। समीकरण 1 आ गई। एल अर्धनाभिलंब होता है और इसका मान क्या है कि टोटल नाभिलंब की लंबाई एलिप्स की होती है 2b स्क्वायर बाई ए, तो अर्धनाभिलंब b स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है अपॉन ए, तो ए से ए कैंसल, तो एल इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई ए रेस्ट पावर 3/2 अपॉन रूट म्यू। तो यहाँ से रूट म्यू का मान आपने निकाला 2 पाई ए की पावर 3/2 अपॉन टी। तो ये जो मान आपने निकाला है और एल का मान भी निकाला है, तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ रूट म्यू एंड वैल्यू ऑफ एन, तो आप इन वैल्यूज को जब यूज़ करते हो तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 पाई ई ए की पावर 3/2 अपॉन टी रूट ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सॉल्व किया तो ये आपके पास बन गया 2 पाई ए ई अपॉन टी इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ गया। सेकंड क्वेश्चन, यदि किसी ग्रह को अपनी कक्षा वृत्तीय माने जाने वाले में एकाएक रोक दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि यह ग्रह परिक्रमण काल के √2/8 गुना समय में सूर्य के अंदर गिर जाएगा। कि अगर कोई कण किसी वृत्त में गतिमान है, किसी वृत्त में गतिमान है, तो अगर इसको चलते चलते एक अचानक से ब्रेक लगाकर रोक दिया जाए तो उस बिंदु से लेकर फोकस तक गिरने का जो समय होगा वो क्या होगा? √2/8 इंटू परिक्रमण काल। तो हमने लिखा है, मान लीजिए ए वृत्त की त्रिज्या है। अब जब ग्रह बिंदु P पर रुकता है तो पृथ्वी की सतह के ऊपर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो त्वरण होता है वो किसके इक्वल होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो v dv बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई आर स्क्वायर। अब v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू अपॉन आर प्लस ए। अब जब उसे, क्योंकि वह उसके कक्ष में घूम रहा था, तो कक्ष में घूम रहा था तो पोल से उसका डिस्टेंस कितना होगा? r इज इक्वल टू ए। उसे एकाएक रोक दिया गया है तो वेग कितना हो गया? 0। तो डी आर बाई डी टी, यहाँ ऊपर जो इक्वेशन है उसी से मैंने वैल्यू निकाली, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया? v इंटू माइनस √2 म्यू इंटू ए माइनस आर अपॉन ए आर, टेकिंग नेगेटिव साइन बिकॉज आर इज डिक्रीजिंग। अब ए से हमने P से बिंदु S तक का समय ज्ञात करना है, तो इनिशियल कंडीशन r इज इक्वल टू ए, फाइनल कंडीशन r इज इक्वल टू 0 S बिंदु पर। P से S तक का समय निकालना है, तो टाइम P पर 0, जब वो S पर पहुंचेगा मान लीजिए टाइम है स्मॉल t, तो इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट करने के लिए मैंने सब्स्टिट्यूशन की है, r इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो डी आर इज इक्वल टू माइनस 2a कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो इसे सॉल्व करते हुए जो आपके पास आ गया टाइम
टी डैश पी से लेकर एस तक का समय पाई ए की पावर 3/2 अपॉन रूट म्यू इंटू रूट ए। और जो परिक्रमण काल होता है जब ग्रह गति करता है तो ये हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है 2 पाई अपॉन रूट म्यू ए की पावर 3/2। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए तो टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 रूट 8। तो √8 से मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास √2 अपॉन √8। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट आपका पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच।